इस हफ्ते पाकिस्तान भर में ईद की खुशियां मनाई गईं। बड़े बूढ़े बच्चे औरतें समेत पंजाब की गलियों में निकले टू मेक श्योर कि कोई अहमदी किसी को ईद मुबारक तो नहीं बोल रहा या कुर्बानी तो नहीं कर रहा। पंजाब पुलिस के संग ये ईद की रवायतें मनाई गईं। गुजरांवाला से तो एक अहमदी डॉक्टर को उठा ही लिया गया क्योंकि उनके घर में 3 महीने का एक बकरा मिला था, वो आज तक मिसिंग है। उनको भी लग रहा होगा अरे मैं बलोच तो नहीं, क्योंकि बलोच फैमिलीज़ ने भी ईद वाले दिन अपने मिसिंग पर्सनस के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट की और अपने लव्ड वंस को याद किया। ये थी ईद पाकिस्तान में। और अगर ये काफ़ी नहीं था तो पंजाब का एक आदमी सवात गया, टूरिस्ट, हम बातें करते हैं पाकिस्तान में टूरिज़म होना चाहिए, वो गए जी टूरिज़म के लिए सवात। वहाँ उनकी अनबन हो गई। ऑब्वियसली अभी क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जो खबर अभी आ रही है कि एक दुकान वाले से उनकी मुँहमारी हो गई थी। दुकान वाले ने बोला इन्होंने ब्लास्फेमी की है, बस मॉब इकट्ठा हो गया और उनको लिंच कर दिया। यू बर्न्ड दिस पर्सन टू डेथ। साथ ही साथ हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने पोस्ट किया कि जी मैं वहीद के कबाब खा रहा हूँ बंज रोड पे। माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान ऑन द रोड टू बीइंग बर्न्ड है और इंटीरियर मिनिस्टर साहब टिक्के कबाब फोड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम को डिफेंड किया है, सालों साल इस पॉडकास्ट पे डिफेंड किया है। शायद ही मैं इतना होपलेस कभी भी हुआ हूँ। मैं एक हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ, एक इस्लाम का तालिब इल्म हूँ, तो मैं इन मुसलमानों से जो ना सिर्फ एक इंसान को आग लगा देते हैं उसके बाद जश्न मनाते हैं, तालियाँ बजाते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये हिस्ट्री से, इस्लाम से, कुरान से, सुन्ना से कहाँ से आपने ये सीखा है? मुझे तो कोई वाक़या नहीं नज़र आता मक्का में, मदीना में कि सहाबा कराम इकट्ठा हुए हों, किसी को जला दिया हो और फिर नारे मारे हों। तो ये इस्लाम में तो नहीं है वाक़ये, तो ये पाकिस्तान में क्यों है? साथ ही साथ ईद के दौरान ये भी हुआ था कि एक जल्लाद सिंध का, उसने एक कैमल की टांग काट दी। फिर एक डोंकी के खिलाफ भी एनिमल क्रूल्टी हुई। पिछले हफ्ते एक वीडियो आई थी कि एक अपार्टमेंट की छत, बैल्कनी एरिया जो है, उसमें जमा होकर कुछ लड़कों ने कुत्ते को फेंक दिया था। यू नो मी, आई एम पैसिफिस्ट, आई एम अगेंस्ट वायलेंस, बट आई रियली विश कोई उन लड़कों को भी ना उसी छत से धक्का दे दे। बिकॉज व्हाट हैज़ ड्रिवन पाकिस्तानी पीपल टू कमिट सच वायलेंस? एंड जब कैमल का भी इंसिडेंट हुआ, आई थिंक अवाम पागल हो गई है। ईद वाले दिन भी वज़ू करके नमाज़ पढ़ के लोगों ने फिर ऑनलाइन जाके माँ बहन की गालियाँ दी हैं क्रिकेटर्स को। हारिस रऊफ़ ने, आई विश 2-3 मुक्के ज़रूर मारे होते उस आदमी को। हमें लगता है ये नॉर्मल बात है कि आप किसी माँ, किसी की बहन के बारे में इस तरह की बातें कर सकते हैं। मेरे भी जब कमेंट सेक्शन में आते हैं ब्लॉक कर देता हूँ, बोलते हैं अरे देखो ट्रिगर हो गया, ब्लॉक कर दिया। आप लोग ये नॉर्मल लगता है ये बातें करना? तो इवन विद दैट कैमल इंसिडेंट मुझसे तो वीडियो देखी भी नहीं जा रही थी, प्लस मैंने कुछ नहीं बोला बिकॉज आई थॉट कि आई डोंट थिंक द पाकिस्तानी अवाम इज़ रेडी फॉर माई ओपिनियन ऑन दिस। बट यहाँ अगर आप स्वाद जाएँ टूरिज़म में और आपको मॉब लिंच कर देता है तो शायद सच बोल ही देना चाहिए कि सच बोल के कोई मार दे वो बेहतर है। कैमल क्रूल्टी हुई, बिल्कुल एनिमल क्रूल्टी हुई, बिल्कुल टेरेबल था, बट एक थोड़ी कॉग्निटिव डिसोनेंस भी हमें हो जानी चाहिए ना कि हम वीकेंड को इतना दुख मनाते हैं, इतना शोक मनाते हैं, इतना शेयर करते हैं कि यार कैमल के साथ ज़्यादती हुई, बहुत गलत बात है। और उसके अगले दिन वही अकाउंट्स, वही सोशल मीडिया के लोग वीडियोस पोस्ट कर रहे होते हैं कि गली में बच्चे भरे हुए हैं, एक पूरा तमाशा बनाया हुआ है कि कैमल की कुर्बानी हो रही है। मिसअंडरस्टैंड ना करें मेरी बात को, मैं कुर्बानी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ख़ुद मीट कंज्यूम करता हूँ, मेरे लिए बहुत हिपोक्रिटिकल होगा। और ये कुछ लिबरल लोग जो बस वियर्ड ब्राउनी पॉइंट्स के लिए ईद के दिन ये बात करते हैं कि भाई ये एनिमल क्रूल्टी है, तो आप इफ़ यू आर अगेंस्ट एनिमल स्लॉटर देन डोंट ईट मीट। अगर बाकी दिन आप कैफ़े फ़्लो जाके स्टेक की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि वो टेस्ट ट्यूब से निकल कर आया है? उसी से आया है ना। In my opinion, the whole idea of a कुर्बानी, as it is called, is sacrifice. आप ना कुछ sacrifice कर रहे हैं for food to be on your table. You're realizing कि एक जान गई है, उसकी एक value है, वो एक बस ऑटोमेटिक हवा से चीज़ नहीं आई है, ये किसी लैब में नहीं बना है, एक जीती जागती चीज़ थी, and that thing needed to die for you to feed your family. So there needs to be a lot more respect for the food that you consume. There needs to be a relationship with that food, which is why I'm against industrial farming. जो ये आपको ना उस कनेक्शन नेचर के साथ बिल्कुल ही तोड़ देता है। आपको लगता है मैं बस सुपरमार्केट जाता हूँ, कहीं से गोश्त आता है, मैं उसको खा लेता हूँ।
उसको अगर आप एक सेलिब्रेशन ऑफ वायलेंस बना लेंगे ना, इस सॉम्बर मोमेंट को ऑफ कुर्बानी, सिर्फ पाकिस्तान तो नहीं है, मुसलमान मुल्क दुनिया भर में कुर्बानी होती है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि गलियों में तमाशे लगे हुए हैं, लोग आके तालियां बजा रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, भोंपू बजा रहे हैं। स्पेशली जो कैमल की कुर्बानी होती है ना, वो नेज़े वाली, इसको एक लिटरली शो टाइम आता है और मैं अपनी आंखों से देखा है कि इस टाइम होगा, सब जमा हो जाओ, सब जमा हो जाते हैं, लोग बच्चे बच्चे लेकर आते हैं उसको देखने के लिए। ये कुर्बानी का आइडिया नहीं है। तो हम जब ये एक सॉम्बर चीज़ को, एक ऐसी चीज़ को जिससे हमने ये सबक सीखना है कि यार ये जानदार चीज़ है, इसकी एक वैल्यू है, प्लीज़ रियलाइज, डोंट वेस्ट फूड। हम तो शादियों पे जो किलो किलो फूड खाने के ऐसे बन जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, ये जाने थी जो गई हैं फॉर दिस फूड टू बी मेड, उसको भी हम समहाउ एक सेलिब्रेशन बना देते हैं, उसको भी वायलेंट बना देते हैं, जो एज सच वायलेंट चीज़ नहीं है, साइकिल ऑफ नेचर वाली चीज़ है। तो जब आप कुर्बानी को एक सर्कस बना रहे हैं तो कैसे आप सोच सकते हैं कि लोग जो है ना वो एनिमल क्रूल्टी को फिर सीरियसली लेंगे। आप चलते चलते कुत्तों को पत्थर मार रहे होते हैं, इवन पोस्ट कुर्बानी सड़कों पे ओझरियाँ फेंक रहे होते हैं, खून होता है, तो वो माइंड थोड़ा ना नम हो जाता है टू एनिमल क्रूल्टी, एंड देन इट्स ओनली वन स्टेप फर्दर फ्रॉम दैट टू ह्यूमन क्रूल्टी। कि अगर एक जगह आप जमा हो रहे हैं एक एनिमल के साथ, एनिमल सैक्रिफाइस देखने के लिए, तो फिर शायद आप जमा हो जाएं ह्यूमन सैक्रिफाइस देखने के लिए। एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू रिलीजन ओवर हियर, क्योंकि जब चोर भी पकड़ा जाता है ना तो सारा मोहल्ला जमा हो जाता है, इसको मारो। इस तरह की भी वाक़या आए, मुझे याद है एक हैरोइंग वाक़या था सियालकोट में, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, के कुछ बच्चे थे जिन पे इल्ज़ाम था चोरी का, उनको मार कर, जला कर, टांग कर एक गाड़ी पर परेड कराया था सियालकोट में। तो ये कुछ जहनी तवाज़ुन हमारे हिल चुके हैं। ऐसे मुल्क में ना these notions of ideas and cruelty, इनको सीरियसली लेना मुश्किल हो जाता है। एंड आई एम श्योर सम पीपल आर वाचिंग दिस फ्रॉम इंडिया एंड फीलिंग सम शॉर्डनफ्रॉइड। आप भी जो हैं प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इन दिस वीडियो। मैं आपको 70-75 साल की कहानी से सुनाऊंगा, आप खुद फैसला कर लें कि आप उस कहानी में कहाँ पर हैं। और इसी तरह मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के लिए एनिमल क्रूल्टी को एक वेपन बनाया जा रहा था इंडिया में कुछ अकाउंट से, जो एनिमल क्रूल्टी की बात कर रहे थे विथ रेफरेंस टू ईद उल अज़हा, लेकिन लोगों ने उन्हीं अकाउंट्स की पुरानी ट्वीट्स निकाली जिसमें वो फ़लस्तीन में बच्चों के कत्ल को सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इससे बड़ी हिपोक्रेसी नहीं हो सकती। यू आर नॉट अगेंस्ट एनिमल क्रूल्टी, यू जस्ट हेट मुस्लिम्स एंड यू जस्ट नीड सम वोक साउंडिंग प्रिंसिपल टू स्टैंड बाय। जिस तरह इसराइल भी इस्तेमाल करता है ना कि भाई LGBT कम्युनिटी के साथ फ़लस्तीन में अच्छा नहीं होता, भाई आप मार रहे हैं, आप तो सबको मार रहे हैं ना वहाँ। आप ये तो नहीं कि बॉम्ब गिरने से पहले ये तो नहीं पूछता अरे कोई ट्रांस तो नहीं है, मैं फिर वापस चला जाऊँ। तो हमारे लिए बड़ा आसान है ये पीछे बैठ के देखना कि यार इतनी बमबारी हो रही है फ़लस्तीन में, इतने बच्चे मर रहे हैं, रोज़ हम वीडियोस देखते हैं, हमें नींद नहीं आती, तो इजरायली कैसे ये देख के उसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। इतनी क्या ब्रेन वॉशिंग और प्रोपेगेंडा हुआ है जिसकी वजह से एक सोसाइटी इस लेवल पे आ जाती है। क्योंकि हमारे साथ वो वाला नहीं हुआ, हमें वो नहीं नज़र आता। हमारे साथ जो हुआ है वो हमें नज़र नहीं आता कि हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ हमारी किस तरह से ब्रेन वॉशिंग की हुई। आई एम श्योर इस इंसिडेंट के बाद भी कई लोग हैं जो बोलेंगे, जिस तरह पिछले इंसिडेंट्स में भी बोला, कि नहीं देखें फिर वो कुछ ना कुछ तो उन्होंने ब्लास्फेमी की होगी। भाई कैसे की होगी? पागल का बच्चा मुल्क तो नहीं है ना यार ये, मतलब इतना भी कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, स्पेशली रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जाकर पब्लिकली बेहुरमती करें। मतलब डेथ विश ही है, अगर किसी को चाहते हैं कि कोई मुझे जला दे तो ही वो ये कर सकता है। नॉर्मली कोई ये इंसान नहीं पाकिस्तान में सोच सकता करने का। लेकिन यू वांट टू जस्टिफाई मॉब वायलेंस इन समवेयर इन योर हार्ट, दिस इज़ गुड फॉर यू, दिस इज़ द पाकिस्तान दैट यू वांट, एंड यू थिंक कि नहीं नहीं हम हमेशा जलाने वालों में होंगे, हम जलने वालों में थोड़ी होंगे। इसलिए आप इसको सेलिब्रेट कर रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि सर आप भी जलेंगे। जिस तरह अब तो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन जुनैद जमशेद साहब ने एक दफ़ा कुछ बात कर दी थी और लोग उनके पीछे आ गए थे। तब जो है ना सारे मौलवी इकट्ठा हो गए थे कि माफ़ी की गुंजाइश है, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। सो वंस यू सेट समथिंग ऑन फायर ना, देन द फ्लेम डजंट चेक के आपका अकीदा क्या है। तो लास्ट टाइम पंजाब में जब एक क्रिश्चियन आदमी के ऊपर मॉब लिंचिंग हुई थी, मॉब वायलेंस हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उनका भी उस मेरी वीडियो आने के बाद इंतकाल हो गया। तो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि पुलिस ने जान बचा ली, डिडंट हैपन।
आई वॉज क्वाइट इमोशनल और मैंने बड़ा एक इमोशनल सा रेंट किया था। आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक लॉजिकल ब्रेक डाउन दे दूँ। शायद कई बातें ऐसी हों जो मैं कर चुका हूँ या पहले उन पे वीडियोस बना चुका हूँ, पर मैं चाहता हूँ एक सीक्वेंस, एक टाइमलाइन बन जाए, ताकि एटलीस्ट हम ये ना बोलें जो मैं भी इस वीडियो में बोलने पे मजबूर हो गया हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आवाम जो है वो जाहिल नहीं है, उनको जाहिल बना दिया गया है। आवाम बेबस बेहिस नहीं है, बेहिस बना दिया गया है। आवाम को ये जल्लाद हमारी नहीं है, बना दिया गया। तो उसकी जो तारीख़ है वो बनाने की, वो जो प्रोपेगेंडा है, वो जो ब्रेन वॉशिंग है, वो सीक्वेंस आप देख लें, उसको समझ लें। हो सकता है अगर ऐसी चीज़ आपके मुल्क में भी हो रही है और स्टेज 3 पे बोलें अरे हम तो यहाँ हैं, हम ना 10 पे पहुँच जाएं, उससे शायद आप सीख लें। तो अगर पाकिस्तान की हम कहानी बताना शुरू करें तो 1940 से पहले हमें ऐसा नहीं है कि कोई मास वायलेंस रिलीजियस ग्राउंड्स पे मिलता है। अनफॉर्चुनेटली जो आज लोग हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं ना, वो पुरानी वो दे व्यू हिस्ट्री विद द लेंस ऑफ टुडे, दे प्रोजेक्ट देयर प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑन टू द पास्ट। ठीक है, जो एज ए हिस्टोरियन किसी को कभी नहीं करना चाहिए। तो वो जो टेरिटोरियल जंग भी थे उनको वो मजहबी रंग देते हैं क्योंकि उनका आज का एजेंडा उस चीज़ से प्रमोट होता है। तो पहले कलोनियलिज्म ने, क्योंकि 1857 के बाद वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हिंदू मुस्लिम ने साथ लड़ी थी, आई थिंक द ब्रिटिश रियलाइज कि इनको तो थोड़ा अलग करो ना। पार्ट ऑफ इट वाज देयर ऑब्सेशन विद कैटेगराइजेशन, पार्ट ऑफ इट वाज ऑब्वियस डिवाइड एंड रूल। हिंदू मुस्लिम कैटेगराइजेशन, हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस पैदा करना, वेदर इट बी समथिंग एज सिंपल एज सेपरेट इलेक्टोरेट्स, वो जो एक सेपरेशन अदराइजेशन शुरू हुई, वही चीज़ पाकिस्तान मूवमेंट ने थोड़ा अपना जवाज़ बना के उसको प्रमोट किया, हिंदूज़ को अदराइज किया। द रीज़न पाकिस्तान नीड्स टू बी मेड इज़ बिकॉज Hindus will subjugate us in a united India. And what are the representatives of Hindu? The Indian Congress. It's the Hindu Congress. तो वो आपको हिंदू को अदराइज करना ज़रूरी था पाकिस्तान की डिमांड के लिए, सेपरेट होमलैंड के लिए। हमने एक वीडियो भी बनाई है, बर्थ ऑफ इस्लामिक पाकिस्तान, जिसमें ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हैं कि वो जो आप जब एक एक्सक्लूजनरी आइडेंटिटी बना देते हैं ना, जिस दैट रिलाइज ऑन अदराइजेशन, दैट सेज हम ये हैं, वो हम में से नहीं है, जो कि भी थोड़ी आयरॉनिक बात है कि फिर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदू ना रहे। नहीं, हम कह रहे हैं वो रहें, उनके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। हाँ, पर आप तो कह रहे हैं वो अदर है और वो दुश्मन है, तो वो पाकिस्तानी भी कैसे हो सकता है? कि पाकिस्तान बनना इसलिए है कि ये लोग जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं और हमें तबाह कर देंगे, तो ये लोग पाकिस्तान में कैसे रह सकते हैं? इसी कन्फ्यूजन की वजह से एंड ऑल दीज आइडियोलॉजीज़ ना विच रिलाई ऑन डिह्यूमनाइजेशन, अदराइजेशन, उसमें ये कहीं ना कहीं आयरनी रहती है। जिस तरह द वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट इज़ ऑब्वियसली नाज़ी जर्मनी। उसमें जो जूस की अदराइजेशन हुई, जिसकी वजह से एक मास जेनोसाइड हुई, हॉलोकॉस्ट हुआ, उसमें भी एक ताज़ाद सीधा है ना कि हिटलर एक तरफ कहते हैं कि जो जूस हैं वो इंसान ही नहीं है, ये लोग सब ह्यूमन हैं, वर्मन हैं, जानवरों से बदतर हैं, कॉकरोचेस हैं। ये हिटलर का राय है जूस के बारे में। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि पूरी जो दुनिया है, पूरा जो जर्मनी है, हमारी रिसोर्सेज हैं, वो जूस कंट्रोल करते हैं, हमें सब्जुगेट करते हैं। तो एक तरफ वो इंसान से भी नीचे हैं, उनका रुतबा, वो कॉकरोच से बढ़ के कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ वो इतने पावरफुल हैं कि वो हर चीज़ कंट्रोल भी करते हैं। ताज़ाद है ना। तो उसी तरह अगर आप जाकर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान पढ़ें बाय मोहम्मद वसीम, उसमें वो कहते हैं पाकिस्तान का जो मास्टर नैरेटिव है ना, that relies on this demonization of the Hindu. We need to create this demon of the Hindu to justify the existence of Pakistan, the story of Pakistan that we tell. For that we need to create this Hindu demon. तो हमने एक अदराइजेशन कर दी, and unfortunately उसके बाद part of the reason because of that, part of the reason because of the logistics of partition, part of the reason just because violence begets violence, उसकी वजह से हमने एक mass orgy of violence देखा in 1947. एंड बोथ पीपल हु कमिटेड वायलेंस एंड पीपल हु सफ़र्ड वायलेंस, क्योंकि वो दोनों चीज़ें आपको जहनी तौर पे बिल्कुल ही पागल कर देती हैं, राइट? आप नॉर्मल नहीं रहते, आप खिसक जाते हैं थोड़े से। इवन अगर हम इसराइल को देखें, even though a lot of the people initially who were in powerful positions were not the ones who had suffered Holocaust personally, but still some people who had suffered the Holocaust personally, आप जब इतनी सफरिंग देखें ना, तो आपके दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं कि एक आप बोलते हैं कि यार मैंने जितना दर्द झेला है ना, मैं चाहता हूँ दुनिया में कोई और इतना दर्द ना झेले, तो आई विल मेक श्योर कि किसी और पे इतना जुल्म ना हो। इसलिए आप देखेंगे दुनिया भर में इतने सारे जूज़ हैं दैट आर प्रोटेस्टिंग इजराइल्स एट्रॉसिटीज़ इन गाज़ा, क्योंकि वो कहते हैं नेवर अगेन मीन्स नेवर अगेन फॉर एवरीबडी। वी सी नॉन फिल्कनस्टीन को आप सुन लें, जिनके माँ बाप जो हैं वो दोनों हॉलोकॉस्ट में पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, मेरे ख्याल से ऑशविट्ज़ में ही थे।
वो बताते हैं भाई उस एक्सपीरियंस की वजह से ही मैंने सीखा है कि अच्छा वॉर्सो में जो हुआ था और गाज़ा में जो हो रहा है उसके क्या पैरेलल्स हैं, वो उनको वो सबक सिखाता है। दूसरी तरफ आपका ये होता है कि यार आप पे इतना जुल्म होता है तो आप सोचते हैं मेरे पे इतना जुल्म हुआ है ना, अब मैं सब पे इतना जुल्म करूँगा। तो एक मास वायलेंस हुआ, मास माइग्रेशन हुई, इट्स अ साइज्मिक इवेंट। वी डिडंट डील विद इट, वी सेड अब हो गया, पाकिस्तान बन गया, अब रहो यहाँ पर। कैसे, मतलब कुछ एक रेकनिंग हो, कुछ एक अंडरस्टैंडिंग हो, हद तक कुछ एक मोमेंट ऑफ साइलेंस हो एवरी 14th अगस्त फॉर द लाइव्स दैट वी लॉस्ट, राइट। 9/11 आप जाएंगे उस साइड पे एक मेमोरियल होता है, सबके नाम होते हैं। उसी तरह डीसी में भी है, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, आई फॉरगॉट व्हाट इट्स कॉल्ड, बट दैट फाउंटेन थिंग। आप याद करते हो कि यार ये एक प्लेस ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस है। हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम पार्टीशन को एज अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन ही देखते हैं बिकॉज इट्स द बर्थ ऑफ द कंट्री, राइट, बट वी डोंट रेकन विद द शेयर वायलेंस ऑफ पार्टीशन, विद ऑल द लाइव्स दैट वर लॉस्ट। पार्टीशन के बाद लोगों को लगा कि अच्छा जी अब तो हमने हिंदुओं को, सिखों को निकाल दिया है, अब तो वाह इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है पाकिस्तान में। वो जब नहीं मिली तो देन पाकिस्तान नीडेड अदर। ठीक है, आपने बोला कि ये आप तरक्की नहीं करेंगे क्योंकि ये हिंदू जो है ना ये आपको दबा के रखेंगे। अच्छा जी पाकिस्तान बन गया, आप क्यों दबे हुए हैं, अब क्यों नहीं तरक्की कर रहे हैं हम? देन यू नीड अनदर एनिमी, देन यू नीड अदर। जिस तरह अगर नाजी जर्मनी में भी शायद सारे जूस को वो मार देता है हिटलर, उसके बाद आपस में ही वो कहते हैं कि अच्छा नहीं ये जो पेरिशियंस हैं, ये जो फ्रेंच हैं, ये हैं वो हैं, कुछ और उनको चाहिए होता टू जस्टिफाई कि भाई क्यों हम तरक्की नहीं कर रहे, या क्यों जो हमने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देखी थी वो स्लो डाउन हो रही थी। शायद इसी वजह से हिटलर ने सोवियत यूनियन पे भी कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि भाई वो हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी शुरू में हमें नज़र आ रही थी वो कम हो रही है। तो पाकिस्तान को मिल गया एक और अदर इन अहमदीज़। 1953 में लाहौर में अहमदी राइट्स हुए। वो भी आपको एक ब्लूप्रिंट दिखाता है। रिलीजियस वायलेंस होता है, अहमदी राइट्स, पाकिस्तान आर्मी को कॉल इन कर लिया जाता है, पाकिस्तान आर्मी आती है, 3 महीने का मार्शल लॉ लग जाता है। अब ये ब्लूप्रिंट पाकिस्तान की तारीख में चलता रहेगा, रिलीजियस वायलेंस, आर्मी कॉल्ड इन, मार्शल लॉ, ईजी पीजी जापानीजी। सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर मौलाना मौदूदी ने जो रिलीजियस नेशनलिज्म का एक आइडिया था उसकी बुनियाद रखी, वो आइडेंटिटी बनाई सॉर्ट ऑफ। फिर जब अयूब खान आ गए, उन्होंने बोला भाई मैं ही हूँ सब कुछ, मैं जो बोलूँगा वो इस्लामिक है, तो उन्होंने इस्लामिक क्लर्जी को इस्तेमाल किया कि मैं जो बोलूँगा उसको आप बस एक इस्लामिक ठप्पा दे दें। हद तक उन्होंने ये भी बोल दिया फातिमा जना एक औरत है, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, तो जस्ट टू डिफीट फातिमा जना उन्होंने ये फतवा भी इशू करवा दिया। हमारी एक पूरी सीरीज़ है ऑन हुसैन हक्कानी's बुक बिटवीन द मॉस्क एंड द मिलिट्री दैट गोज इनटू क्वाइट सम डिटेल्स अबाउट दिस। बट 1970 के फिर जब इलेक्शंस होते हैं तो जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं या जो एक रिलीजियस आइडियाज़ हैं, अवाम तो उसको रिजेक्ट कर देती है ना। मैं इसलिए शायद अवाम को भी डिफेंड करता हूँ। उन्होंने तो ओवरवेलमिंगली उन पार्टीज़ को सपोर्ट किया जो अवामी सोशल एजेंडाज़ पे थे, राइट। अवामी लीग ईस्ट पाकिस्तान में स्वीप करती है, वेस्ट पाकिस्तान में PPP जीतती है, जमात इस्लामी तो दोनों मिलाकर ईस्ट और वेस्ट विंग 8 सीटें भी नहीं जीतती, मेरे ख्याल से 8 सीटें जीती हैं उन्होंने। तो उसके बाद 1971 में जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान करता है बांग्लादेश में, उस पर भी हम वीडियोस बना चुके हैं, सबको ही पता है वो कैसे किया उन्होंने। वो ऐसे किया कि जब मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मास्टर नैरेटिव की, अदराइजेशन की, तो आप बंगालियों को डीह्यूमनाइज कैसे करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि ये तो एक्चुअली मुसलमान ही नहीं है। हमने तो बोला था मुसलमानों के लिए हम एक मुल्क बनाएंगे और मुसलमान सब्जुगेट नहीं होंगे, हमारे पर रिलीजियस फ्रीडम होगा, तो फिर एक ताज़ाद पैदा हो जाता है। तो फिर आप बंगालियों के ख़िलाफ़ ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बंगाली तो मुसलमान है ही नहीं ना। अरे बंगाली हिंदुओं से करीब हैं, तो हमें ये करना पड़ रहा है। तो सडनली इन द माइंड्स ऑफ पीपल कमिटिंग दैट वायलेंस ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बिकम्स जस्टिफाइड कि यार हम इनकी नस्लें बेहतर कर रहे हैं, वी आर बेटर देन देम। शायद मैंने रिसेंटली हिटलर एंड द नाज़ीज़ ईविल ऑन ट्रायल देखा है, तो मेरी सारी जो एनालॉजीज़ आ रही हैं, एग्जांपल्स आ रही हैं, वो नाज़ीज़ की आ रही हैं दिमाग में। द सेम आइडिया, राइट, वी आर द आर्यन रेस, वाई कैन वी कमिट दिस वायलेंस, दैट वी आर बेटर देन देम। ठीक है, हिटलर भी यही सोचता था कि क्यों हम जंग जीतेंगे, क्योंकि हम तो बेहतर हैं ना, हम कैसे जंग हार सकते हैं, हम तो एक सुपीरियर रेस हैं। तो सोवियत यूनियन में उनको यही लगता था कि सोवियत यूनियन तो सारे बोल्शेविक्स जो हैं तो एक इन्फीरियर रेस है ना, तो जब एक सुपीरियर रेस और इन्फीरियर रेस की जंग होगी तो हम हमेशा जीतेंगे। तो उसी तरह हमारे यहाँ भी एक शॉर्डनफ्रॉइड अगेन 2 दफ़ा यूज़ कर लिया एक वीडियो में,
हमें लगता था क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम इंडिया से जब भी जंग करेंगे ना हम जीतेंगे, हम हैं पाकिस्तानी, उनका 1 सोल्जर हमारे 10 सोल्जर। तो उसी तरह हमने सोचा बंगाली जो हैं वो लेस देन हैं, हम बेहतर हैं, हम इनकी जो नस्ल है ना वो बेहतर कर देंगे, इनकी अगली नस्ल पाकिस्तानी होगी। सो वी सॉ दिस एक्सटेंडेड वायलेंस देयर एंड समहाउ जो हमारी मासेस हैं वेस्ट पाकिस्तान में, दे डिड नॉट स्टैंड विद आवर बंगाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसमें अक्सर उस जनरेशन के लोग ये भी बोलते हैं भाई हमें पता ही नहीं था हम क्या करते। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं जो बलूचिस्तान में उसी जनरल तिक्का खान को भेज देते हैं जिनको बुचर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो 1971 से आज तक जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो तो सबको नज़र आ रहा है ना, वो तो सब देख रहे हैं। तो वही जनरेशन, उसी जनरेशन के लोग जो कहते हैं 1971 में तो हमें कुछ पता ही नहीं था, हम बेचारे थे। तो अब तो पता है ना। समहाउ बलोच सफरिंग हैज़ ऑल्सो बिन conveniently ignored by mainstream Pakistan, right? Like we are all okay with it कि इधर ना आ जाए। अभी जब पीटीआई के ख़िलाफ़ भी कुछ ऑपरेशन हो रहे थे उनके एक लॉयर ने बोला है आप इसको कोयटा ना समझें, ये लाहौर है। सो ही सेइंग कोयटा में कर लो, वो कोई मसला नहीं है हमारे, लाहौर मत आना। तो 1971 में भी जो इतना वायलेंस हुआ, इंटरेस्टिंगली उधर भी रिलीजियस पार्टीज़ को इस्तेमाल किया गया, जमात इस्लामी को इस्तेमाल किया गया वायलेंस के लिए बाय द स्टेट। नेवर डेल्ट विद इट, नो कॉन्वर्जेसन, नो डिस्कशन के जो लोग वापस भी आए कि भाई आपने क्या देखा, क्या आपकी मेंटल हेल्थ हुई होगी, क्या ट्रॉमा हुआ होगा। नो रेकनिंग। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कम्स इनटू पावर, वहाँ और इशू शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिर अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया जाता है। फिर रिलीजियस पार्टीज़ को इस्टेब्लिशमेंट यूज़ करती है डेमोक्रेसी को डीरेल करने के लिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिराने के लिए। फिर ज़िया-उल हक़ आ जाते हैं जो तो कहते हैं भाई मज़हब भी मैं, डिक्टेटर भी मैं, अवाम भी मैं, पाकिस्तान भी मैं, सबका सब मैं ही हूँ, तो और क्या चाहिए तुम लोगों को। वो जी कोडिफाई कर देते हैं, इस्लाम के नाम पे ऐसे कानून बनाते हैं जो इस्लामिक नहीं है, बट उनका रूल जस्टिफाई करते हैं। ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, डिक्टेटरशिप्स की जो लेजिटमेसी है वो क्योंकि आवाम से नहीं आती, बैलेट से नहीं आती, वोट से नहीं आती, तो वो डिवाइनली उसको सर्च करते हैं कि भाई मैं तो खुदा का नुमाइंदा हूँ ना, खुदा ने मुझे भेजा है इस्लामाइजेशन के लिए, इस मुल्क को इस्लामिक करने के लिए। इंटरेस्टिंगली जो उनका रेफरेंडम भी हुआ उसमें यही सवाल था कि क्या आप चाहते हैं कि कुरान और सुन्ना जो है वो पाकिस्तान में अप्लाई हो, तो इस वजह से आप ज़िया-उल हक़ को और 5 साल दे रहे हैं या जितने भी साल उन्होंने लिखा हुआ था रेफरेंडम में। अब इसको आप कैसे मना कर सकते हैं कि आप बोले नो आई डोंट वांट कुरान एंड सुन्ना इन पाकिस्तान, बट इन ज़िया-उल हक़्स माइंड व्हाट इज़ कुरान एंड सुन्ना इन पाकिस्तान, दैट इज़ ज़िया-उल हक़। वही है मर्द मोमिन, इवन दो वो झूठ भी बोल रहे हैं, डिक्टेटर भी हैं, पावर भी यूसर्व कर रहे हैं, साथ ही साथ अमेरिकन डॉलर्स भी ले रहे हैं। तो ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, एक मेजर एस्केलेशन है जो लोग 1947 से जोड़ते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स मैं भी अभी एक कनेक्शन बना रहा हूँ, एक सीरीज़ बना रहा हूँ, एक थ्रू लाइन बना रहा हूँ, लेकिन वो उसमें इनेविटेबिलिटी ऐड कर देते हैं कि भाई अगर आप मुल्क बनाएंगे इस्लाम के नाम पे तो फिर यही होगा, मॉब लिंचिंग होंगी। भाई नहीं हुई। 1947 से लेकर 2000s तक तो बड़ी बेरली कोई हुई थी, तो कुछ ना कुछ टर्न हुआ है ना, कुछ ना कुछ जहन साजी हुई है। वो ज़िया-उल हक़ के टाइम में हुई। पहले आपने करिकुलम में करिकुलम की भी इस्लामाइजेशन की, फिर आपने टू नेशन थ्योरी क्योंकि बांग्लादेश बनने के बाद इनटू क्वेश्चन आ गई थी, तो आपने एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री भी बना ली उसकी वजह से, जिसमें आपको मोहम्मद बिन कासिम इस तरह की चीज़ों को हीरोज़ बनाना पड़ा, इस्लामिक इन्वेजन्स की बात करनी पड़ी। इसमें मनान अहमद आसिफ की जो है बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट के भाई वो पाकिस्तान हिस्ट्री बिकेम अ हिस्ट्री ऑफ कॉन्क्वेस्ट्स, ठीक है। तो वो एक जंगजू पाकिस्तान बन गया, वो जो एक लिबरल सेक्युलर या मल्टी प्लूरल दोनों चीज़ें प्लूरलिस्टिक पाकिस्तान है, वो आइडिया कहीं ख़त्म हो गया और वो ज़िया-उल हक़ का पाकिस्तान बन गया। और उन्होंने बोला मैं जो बोल रहा हूँ ना वही है सब। साथ ही साथ एक आपने ब्लास्फेमी लॉज भी देखी, 295C देखी, इस्लामिक लॉज देखी, 8th अमेंडमेंट देखी। तो वो एक तरफ आपने लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली मुल्क को वो डायरेक्शन दे दी, दूसरी तरफ आपने अमेरिका से डॉलर्स लिए, अमेरिका में जिहादिस्ट लिटरेचर छपा, वो पाकिस्तान में बांट दिया गया। केपी जो है, जो बादशाह खान का केपी था, खैबर पख्तूनख्वा था, उसको आपने एक जिहादिस्ट सेमिनरी बना दिया। उसने बोला चलो जी बेटा आप लोग सब अफ़गानिस्तान जाओ, आप लोग सब मुसलमान हो ना, तो आप लोगों का तो काम है जिहाद करना, जाओ। ये प्री ज़िया-उल हक़ पाकिस्तान की कहानी नहीं थी। पाकिस्तान दुनिया भर में जिहादिस्ट नहीं एक्सपोर्ट कर रहा था प्री 1947। आप तारीख देख लें, हम प्री ज़िया-उल हक़ आप देख लें हमारी तारीख,
ये ज़ियाउल हक की मेहरबानी है, वो जिसको कहते हैं क्लैशनकोफाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, वो ज़ियाउल हक ने किया। ये जो सेमिनरीज़ बनाई, इस्तेमाल किया, वो ज़ियाउल हक ने किया। और अगर हम कहते हैं कि ज़ियाउल हक जेन्युइनली चाहता था, उसको जेन्युइनली लगता था कि दुनिया भर की जो तरक्की है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हमने करनी है, वो जिहाद है और अफ़गानिस्तान है, तो उनके बच्चे क्यों नहीं गए? एजाजुल हक तो सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ रहे थे, उसके बाद बैंक ऑफ अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। तो पश्तून का गरीब बच्चा ये ले AK-47 जा मर, और अपना बच्चा अमेरिका। जो आप बोल रहे हैं नहीं हम अमेरिका के दुश्मन हैं, यहाँ एंटी अमेरिकनिज्म, बच्चे की नौकरी बैंक ऑफ अमेरिका। ज़ियाउल हक के साथ ही ब्लास्फेमी वायलेंस का भी सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हो गया। 1980 में एक केस था, 1980 टू 1989 12 केसेस हुए, 1990 टू 1999 36 केसेस हुए, और फिर उसके बाद से बढ़ते ही जा रहे हैं केसेस। तो ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट करता है, कभी कभी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के लिए, कभी कभी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, वही सिलसिला आपको शुरू से नज़र आ रहा है। ज़ियाउल हक ने जमात इस्लामी को इस्तेमाल किया। ज़ियाउल हक के मरने के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट थी, वही ज़ियाउल हक के प्रोडिजेज जो थे सारे, उन्होंने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना दिया, जिसके सदर थे नवाज शरीफ ने। हाल ही में एक वीडियो बनाई है किस तरह पैसे लगा के डेमोक्रेसी को डिरेल करके IGI को प्रॉप अप किया गया। फिर जब वो टाइम ख़त्म हो गया, नवाज शरीफ हाथ से निकल गया, तो जनरल हमीद गुल जो भी ज़ियाउल हक के प्रोडिजे, उन्होंने अपना एक प्रोडिजे इमरान खान बना दिया। फिर आ गए जी मुशर्रफ साहब ने भी वही किया। उन्होंने बोला अमेरिकन डॉलर्स आते रहें, ये लोग जिहाद पे जाते रहें। जो TTP है, जो एक पाकिस्तान ने जंग लड़ी, जानें खोई, लिटरली पाकिस्तान ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर था, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। थिंग्स कुड हैव गॉन आइदर वे। जो TTP कितना बड़ा एक एक्जिस्टेंशियल थ्रेट था। TTP इन्वेंट हुई है लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद। मुशर्रफ फॉली, कंप्लीट फॉली इन इस्लामाबाद, राइट। साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी उन्होंने सेपरेटिज़म को आग लगा दी, नवाब अख्तर बुख्ती का कत्ल करके। तो मुशर्रफ जो एक लिबरल तबका है, अगेन वो लाइफस्टाइल लिबरलिज्म हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ना, कि अंग्रेज़ी कैसी बोलता है, नाचता कैसे है, गाने कैसे सुनता है, बस ये काफ़ी है हमारे लिए, लिबरल हो गया है साडा भाई। इतना ही ये लिबरल आदमी था, तो ये इनके साथ लोग देखें, मौलाना फजल रहमान हैं, काजी हैं, इमरान खान हैं, सारे जो लोग साथ खड़े किए हैं, वो तो कोई लिबरल नहीं है। साथ जो आप कर रहे हैं पाकिस्तान में प्रमोट जिहाद, वो कोई लिबरल आइडिया नहीं है। आप जो अमेरिकन डॉलर्स ले रहे हैं, पाकिस्तानियों को बेच रहे हैं और दुनिया भर में उसकी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, ये तो कोई लिबरल आइडिया नहीं है। मतलब इतना लिबरल आदमी जो मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाता है और उसको पावर में लेकर आता है, इतना मुत्तहिदा नाम क्यों पसंद था मुशर्रफ को, ये तो सबको ही पता है। उसके बाद हमारी 10 साल माशाल्लाह ब्रेन वॉशिंग हुई, गुड तालिबान क्या होता है, बैड तालिबान क्या होता है। इसलिए मैं परवेज़ हुद बॉय की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। उस टाइम बड़े अक्सर वो लोन वॉइस होते थे, बोलते हुए कि क्या ये पागल वागल तो नहीं हो जो आजकल मुझे कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रही है, उस वक्त उनको हो रही होती थी कि क्या बातें कर रहे हो, कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक पार्क में जहाँ बच्चे खेल रहे हैं बॉम्ब फाड़ दें तो वो ठीक होगा। मतलब क्या कि ये कोई बातें हैं करने वाली। सो nobody dealt with all of that trauma, all of those things that we lived through. मैं कराची में रहता था, I lived through the violence of the 90s, I lived through gang war, I lived through भत्ता, I lived through TTP, I lived through days where कहीं बॉम्ब फट जाता था एंड भी लाइक अच्छा मैं किस किस को जानता हूँ उधर, ये ठीक है वो ठीक है। और इतनी कोई सेलफ़ोन की रसाई भी नहीं थी उस टाइम, तो आपको कोई लैंडलाइन ढूंढ के किसी के पास सेलफ़ोन हो उसको फ़ोन करना पड़ता था। उसकी वजह से जो लोग कराची में रहते हैं ना, वो हम नॉर्मल नहीं हैं, हम में से कोई नॉर्मल नहीं है। हमारा सबका बड़ा ट्रॉमा है। वीव लिव्ड थ्रू टेरेबल टाइम, राइट, एंड लाइक अनसेफ टाइम। तो उसका एक ट्रॉमा आपके साथ रह जाता है ना। इमेजिन अगर आप KP में हो, 80s का मैंने आपको बता दिया ज़ियाउल हक ने क्या किया। फिर उसके बाद मुशर्रफ आए और बोला नहीं अब हम एक और जंग लड़ेंगे। तो पहले आपने क्लैशनकोव दी, रेडिकलाइज़ किया, फिर आपने बोला नहीं अब हम आपको मारेंगे। फिर आपने बोला नहीं थोड़ा ज़्यादा मार दिया, अब इनको ना एसिड बनाते हैं। फिर आप वो डबल गेम करते रहे, अमेरिका से डॉलर्स आते रहे, एक तरफ से ड्रोन भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ से आप बोला नहीं हम ड्रोन से बचा भी लेंगे, जो हमारे लोग हैं, जो हमारा नेटवर्क है उसको इधर ले आओ। तो जो आवाम है वो तो सोच रही होगी ना हम बीच में पागल हैं। पहले आप हमें बोलते हैं जो बेटा अफगानिस्तान जिहाद करो, फिर आप बोलते हैं अच्छा नहीं अब ये जो तुम्हारे एरियाज़ हैं ना जहाँ तुम रहते हो,
अब सब बंद कर दो, अब यहाँ तालिबान है, हमने इनको दे दिया, ठीक है, इनसे हमारी एग्रीमेंट हो गई है, टीटीपी तुम पे रूल करेगी। फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं अब हम टीटीपी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, निकलो यहाँ से। फिर आप वापस जाके अपना घर बनाए, बोला चाहिए टीटीपी को वापस थोड़ा रीएडजस्ट कर लो, अब हमारी वापस दोस्ती हो गई। तो ये स्टेट और टीटीपी का जो लव हेट रिलेशनशिप है, ये जो 20 साल जंग देखी है लोगों ने अपनी आंखों से, जिसमें वो डिस्प्लेस हुए हैं, जिसमें उनके लव्ड वंस मरे हैं, जिसमें उन्होंने ड्रोन हमले देखे, आप सोच सकते हैं कि ये अवाम नॉर्मल होगी? मुशर्रफ के बाद APS होता है, जिसके बाद फिर हमारे अकल थोड़ी ठिकाने आती है कि गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होता भाई, ऑपरेशन करो। आप एक ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन होता है, उसके बाद थोड़ा मुल्क जो है वो टीटीपी से दूर हट के सोचता है अच्छा इकॉनमी भी क्या है और चीज़ें भी क्या हैं, इनको ज़रा देखें संभालें। साथ ही साथ थोड़े टाइम बाद विल कम टू व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम, बट सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ टीटीपी, अफगानिस्तान में जब अमेरिकन विड्रॉल होता है, जनरल फैज़ जाके वहाँ चाय पीना शुरू हो जाते हैं, व्हाट अ ग्रेट डे। इमरान खान कहते हैं अफगानिस्तान ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। जो ISI फंडेड थिंक टैंक्स हैं वो पॉडकास्ट करना शुरू हो जाते हैं, वाई तालिबान गवर्नमेंट विल बी ग्रेट फॉर पाकिस्तान। टीटीपी के ऑफिस, खान साहब बोला टीटीपी के ऑफिस खोलो पेशावर में। साथ ही साथ आप टीटीपी फाइटर जो है उनको बोलते हैं आने दो, वापस आने दो यार। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे टीटीपी नहीं कहते, आ जाओ बेटा वापस। मतलब वो कभी खुशी कभी गम चल रही है ना, कि रायचंद ने वापस ले लिया शाहरुख खान को। शाहरुख खान है हमारे लिए तालिबान, ये जो गुड तालिबान थी। इस कन्फ्यूजन में अवाम का क्या हाल हुआ होगा। और अगर आप उस टाइम देखें, बहुत सारी प्रोटेस्ट हुई, इंक्लूडिंग सवात में बहुत मेजर प्रोटेस्ट हुई कि भाई हम नहीं चाहते टीटीपी को वापस आना, प्लीज़ कुछ करें। लेकिन आपने उनको उस टाइम एसेट्स बनाया हुआ था, आपने कर लिया। अब वो रिवर्स हो गई है वापस, अब टीटीपी और आर्मी के क्लैशेस हो रहे हैं, आर्मी के लोग मर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट यार दैट हम इस साइकिल में क्यों फंसे रहते हैं, हम इस नाजुक मोड़ राउंड अबाउट पे क्यों 70 साल घूमे जा रहे हैं। नाउ इफ़ वी गो बैक टू दैट टाइम, पोस्ट ज़रबे अज़्ब, पोस्ट APS, टीटीपी थोड़ा मैनेज हो गई है। अब आपको डेमोक्रेसी को डिस्टेबलाइज करना है, अब आपने नवाज शरीफ को हटाना है, तो आपको कुछ चाहिए। माने ना माने, TLP was created because जनरल बाजवा wanted इमरान खान टू बी प्राइम मिनिस्टर। ये सच है, ये अनडिनाइबल है। TLP और PTI ने मिलकर प्रोटेस्ट की। फैज़ाबाद धरना की जो रिपोर्ट है उसमें काजी फैज़ी खान खुल के बताया हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट और इंटेलिजेंस के क्या लिंक्स थे इस फैज़ाबाद धरने में, क्या TLP को प्रमोट करने में किस किस का हाथ था, ये किसको नहीं पता। TLP जो एक इलेक्टोरल फोर्स बनी है, ये किसने बनाई है? अब तो इमरान खान खुद मानते हैं ना कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए किया गया था सब कुछ जो किया गया था। हद तक जो पैनामा केस है उसमें भी ब्रिगेडियर्स भेजे थे। तो मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए, डेमोक्रेसी को डिरेल करने के लिए, नवाज शरीफ को हटाने के लिए, अपना प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए, हाइब्रिड रिजीम लाने के लिए आपको कोई फिक्र नहीं हुई कि मुल्क बर्बाद हो जाए, मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए। आपने बोला एक और एसेट बना लेते हैं TLP के नाम का। फिर जी हाइब्रिड रिजीम आ गई, उसमें इस्लामिक टच पॉलिटिक्स, वाह वाह। साथ ही साथ उनके कोलिशन पार्टनर मुशर्रफ की लेगेसी PMLQ थी। TLP, PTI, PMLQ, उन्होंने मिलके जो ख़त्म नबूवत है उसको वेपनाइज़ किया। TLP और PTI की उस टाइम डील्स भी हुई। आई एम श्योर TLP वाज यूज्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, जहाँ जहाँ वो इमरान खान को भी थोड़ा चेक करना चाह रहे थे। तक इमरान खान ने तो ये भी बोला कि हम और TLP सेम है, बस हमारे थोड़े तरीके अलग अलग हैं। तो उसके साथ साथ इस्लामोफोबिया को भी वेपनाइज़ कर दिया, एक तसव्वुर दिया कि भाई दुनिया जो है ना वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, इस्लाम ख़तरे में है और तुम लोग जो हो ना, तुम लोगों को लड़ना पड़ेगा इसको बचाने के लिए। साथ ही साथ बोला चलो बेटा सब अर्तुगरुल देखो, सब अर्तुगरुल बनो यहाँ पे, ये आप लोगों का हीरो है। ये इस तरह जो है ना, जो फिक्शनल स्टोरी के नॉन मुस्लिम को कैसे मारा था, ये अब आप लोगों का हीरो है, ये देखो, ये समझो, ये बनो। अब इस पूरी तारीख़ में आप डाल दें इकनॉमिक मिजरी, पॉलिटिकल टर्मोइल और लैक ऑफ एजुकेशन, राइट। एजुकेशन को तो आप इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोपेगेंडा के लिए, अपने एजेंडाज़ के लिए। अभी मैं देख रहा था लास्ट वीक पंजाब ने नाइजल कैली तक बैन कर दी कि यार इतनी भी पाकिस्तान स्टडीज़ ये लोग सीख ना लें। ज़िया-उल हक ने अपनी एक स्ट्रैटेजी लगा के, एक मुनज़्ज़म स्ट्रैटेजी लगा कर करिकुलम को चेंज किया ताकि एक सर्टन आइडिया ऑफ पाकिस्तान प्रमोट हो। फिर सिंगल नेशनल करिकुलम जैसी BS हमने देखी। तो आप एजुकेशन नहीं दे रहे, प्रोपेगेंडा दे रहे हैं, हिस्ट्री के नाम पे आइडियोलॉजी दे रहे हैं, कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे, गुरबत दे रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं तू गरीब क्यों है, क्योंकि तेरा दुश्मन है, जा इसको जला दे, मार दे। तो जो लोग ये काम करते हैं, मैं उनके डिफेंस में कुछ नहीं बोलूँगा, ज़ाहिर बात है वो जलाते हैं, ज़ाहिर बात है उनको जेल में डालें, ज़ाहिर बात है उनको सज़ा दें, मैं उनको नहीं डिफेंड कर रहा। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ दैट वी डिडंट बिकम मॉब लिंचिस्तान ओवरनाइट।
look at the sequence, look at the past 70-75 years, look at what the state has done. There's a lot of foolish notion that some people have who are not privy to history, who say, is the state so powerless against these extremists? Absolutely not. That is completely the wrong question to ask, क्योंकि स्टेट पावरलेस नहीं है, स्टेट ही तो चाहता है, स्टेट ही तो पालता है, स्टेट नहीं तो बनाए हुए हैं भाई, ये उन्हीं के तो एसेट्स हैं, वो कभी कभी उनके हाथ से निकल जाते हैं, कभी कभी वापस आ जाते हैं, तो ये वही तो खेल खेल रहे हैं, ठीक है। अवाम तो नहीं है इतनी पागल, ठीक है, अवाम में तो इतनी कोई हिस्टोरिकली हमें नहीं इंसिडेंट्स मिल रहे कि हम रोज़ ही रोज़ मॉब बनाकर ये कर रहे होते हैं, लेकिन आप इतनी जहन साजी करेंगे, इतनी जहन साजी करेंगे, साथ ही साथ ट्रॉमा, टेररिज्म, साथ ही साथ पॉलिटिकल टर्मोइल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, जॉब्स नहीं, गुर्बत, तो पागल ही पैदा होंगे ना, तो जहनी मरीज़ ही पैदा होंगे ना, और होगा क्या इस मुल्क में। आई एम सॉरी इफ़ आई साउंड होपलेस, आई डू फील होपलेस। कुछ पढ़ी लिखी रैशनल बात अगर मैं दे सकूं, अगर कोई पावर्स दैट बी में से मुझे कुछ सुन रहा है, मैं आपको बता देता हूँ हाउ पाकिस्तान बिकेम मॉब लिंचिस्तान, ताकि आप लोगों का अगर थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना कि यार इस मुल्क को बचा लो किसी तरह, अभी भी टाइम है, तो ये जो मेरा एक 10 पॉइंट एजेंडा है, प्लीज़ अगर आप इसको सुन लें और इसको इम्प्लीमेंट कर दें और कोशिश करें इसको रिवर्स करने की। हाउ पाकिस्तान बिकेम मॉब लिंचिस्तान, नंबर 1, entrenchment of the mullah military alliance and the need for dictatorships for divine approval to justify their illegal capture of power। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप मिलिट्री इंटरवेंशंस करते हैं, आवाम का तो आपके पास सपोर्ट नहीं होता, तो फिर आप बोलते हैं अच्छा मैं मर्द मोमिन हूँ, खुदा ने मुझे पैदा किया, फिर आप क्लर्जी से फतवे दिलवाते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। ये नंबर 1 मसला है। मोस्ट मसले जो है पाकिस्तान में, they go back to this problem। Second, promotion of jihadist literature and ideas at the behest of the United States of America। वो चाहते थे जंग करना, उनकी जंग की फ्रंट लाइन बने आप, जिसके लिए आप लोगों ने पैसे लिए और गरीब के बच्चे को जिहादी बनवा दिया। नंबर 3, ज़ियाउल हक़ इनकोडिंग ऑफ लॉज टू प्रमोट हिज नोशन ऑफ इस्लामाइजेशन एंड द ब्लास्फेमी लॉज। इसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी सिलसिला शुरू किया था, वो भी गिन लें। नंबर 4, मेकिंग अदराइजेशन एंड एक्सक्लूजन सेंट्रल टू द पाकिस्तानी आइडेंटिटी। बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा दफ़ा ये डिस्कस कर चुके हैं, होपफुली सबको पता होगा इसका मतलब। नंबर 5, प्रमोटिंग हेट स्पीच एंड हेट लिटरेचर थ्रू द करिकुलम एंड द मीडिया। सिंपल बात है, आप किताबों में हेट सिखाएंगे, मीडिया में हेट प्रमोट करेंगे, तो और क्या होगा, हेट ही होगी ना। नंबर 6, यूज़ एंड नर्चरिंग ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बाय द स्टेट टू परस्यू पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ऑब्वियस TLP के साथ जो आपने किया। नंबर 7, use of blasphemy against political opponents, creation of TLP and promotion of blasphemy narratives on the media and social media। यही इमरान खान जो PMLN को ब्लास्फेमी बोलते थे, उनके खिलाफ ब्लास्फेमी कैंपेन चलाते थे। ये जब इमरान खान की फॉलोइंग आउट हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो फिर PMLN वाले, PPP वाले, वो इमरान खान को ब्लास्फेमी बोलना शुरू हो गए। जो 2018 में फतवे आ रहे थे कि PMLN को वोट देना हराम है, वो 2024 में फतवे आना शुरू हो गए कि PTI को वोट देना हराम है। हद तक जो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो इद्दत केस है, उसमें भी आपने नॉनसेंस जजमेंट दे दिया। तो ये जो वेपनाइजेशन, रिपीटेड यूज़ है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। नंबर 8, लॉलेसनेस एंड वीकनिंग ऑफ पुलिस सिस्टम्स। पुलिस को आपने बिल्कुल ही कमज़ोर कर दिया है, खोखला कर दिया है, साथ साथ कंप्लीट लॉलेसनेस है, कहीं भी मॉब बन जाए, कुछ भी हो जाए। नंबर 9, compromising the judiciary and other state institutions by the establishment such that public trust is eroded in the police and the judiciary and the parliament। तो आप अगर इस मॉब से पूछेंगे भाई, अगर तो तुम लोग चाहते हो कि ठीक है अभी तो इल्ज़ाम है ना, बट आपकी नज़र में आपको लगता है इल्ज़ाम से इल्ज़ाम कुछ नहीं, की होगी इसने ब्लास्फेमी, आपको यकीन है, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था ना भाई, हो गया। आप यही चाहते हो ना कि पाकिस्तान में कानून हो, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ख़त्म हो गई बात। आपने जाके पुलिस स्टेशन भी जला दिया, उसको भी जला दिया, क्योंकि आपका ट्रस्ट ही नहीं है। तो पुलिस भी बिकी हुई है, जुडिशरी भी बिकी हुई है, सब इस्लाम के अगेंस्ट हैं। तो ये जिन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आइडिया बेचा है ना कि जी गवर्नमेंट भी अन इस्लामिक है, या एक्चुअली सीक्रेटली ओथ बदलना चाहते थे, क्योंकि सीक्रेटली तो ये ज़ायनिस्ट अहमदी लॉबी के लिए काम करते हैं। ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज की घटिया यूट्यूब चैनल अपनी दुकान भी चला रहे होते हैं ना, और पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं, उस वजह से आवाम यहाँ तक पहुँची है। ऑब्वियसली ये 10% इल्ज़ाम इन पे जाता है, 90% उसी इंस्टीट्यूशन पे जाता है जिसने और कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में बनने ही नहीं दिया, ताकि उनकी हेजमनी कभी चैलेंज ना हो। नंबर 10, पोलराइजेशन एंड हेट क्रिएटेड फॉर पॉपुलिज्म एंड सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी। ये हमने जो 10वां पॉइंट है, ये थोड़ा बहुत नहीं डिस्कस किया, बट इसकी एक मिसाल आपको मिल जाती है कि जब इछड़ा इंसिडेंट हुआ था, ASP शेहरबानो ने बड़े हीरोइकली उस औरत की जान बचाई।
अब नेशन को यूनाइट हो जाना चाहिए था कि यार सॉलिड काम किया। ठीक है, एक तबका जिसने बोला कि नहीं वो जो हलवा लिखा हुआ था वो लगता तो कहीं ना कहीं अरबिक है ना, तो ये औरत की गलती है कि हलवा लिखकर वो आ गई थी कपड़ों के ऊपर। वो तबका रहेगा, उस ओपिनियन का मैं कुछ नहीं कह सकता। वो पोलराइजेशन नहीं है। पोलराइजेशन वो है कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, अपनी पॉलिटिकल प्रमोशन के लिए, जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं पंजाब पुलिस की प्रमोशन हमारे पॉलिटिकल एजेंडा के लिए अच्छा है, नहीं है, आपने एसपी शहरबानों की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, आपने कंस्पिरेसी थ्योरीज बना दी, पूरा पूरा स्टेज हुआ था। ये लोग अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं। साथ ही साथ एक पूरा तबका है रिलीजियस शार्लेटन्स का, हो सकता है वो अभी रिट्रीट टू जन्नत सवात में भी आपको बेचना शुरू कर दें, जिनकी दुकान चलती है इन्हीं लोगों से, इन्हीं लोगों को केटर करके, इन्हीं लोगों को बता के नहीं नहीं तुम लोगों के जो वर्ल्ड व्यूज़ हैं बेटा वो ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हैं। यही हो रहा है, इल्यूमिनाटी ही है। ये लोग जो आ रहे हैं ना, और जो सेकुलर लिबरल्स हैं, ये तुम्हारे ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। उनकी तो ईद हो जाएगी जिस दिन हम में से कोई लिंच हो गया, जिस दिन तैमूर रहमान, मैं, हूद बॉय, मुजम्मिल शाह, खुदा ना खास्ता। आप सच बताएं मुझे, ठीक है, हम अगर कहते हैं कि यार पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, मुझे दिल पे हाथ रख के सच बताएं, खुदा ना खास्ता मेरे साथ, मुजम्मिल शाह के साथ, तैमूर रहमान, हम में से जो इस साइड के लोग हैं, कुछ हो जाता है, ऑनलाइन आपको सेलिब्रेशन नज़र आएंगी या दुख नज़र आएगा? सेलिब्रेशन नज़र आएंगी ना। तो हम एक वायलेंस के फैंस भी बन गए हैं, हम थोड़े नम भी हो गए टुवर्ड्स वायलेंस बिकॉज ऑफ ऑल द वायलेंस दैट वी सीन। तो कराची में नॉर्मल बात है ना, गन रख दी, मोबाइल चोरी हो गया। अभी मैं एक दोस्त के साथ था, हम कैजुअल लंच पे बैठी बातें कर रहे थे, हाँ तुम पे कितनी दफ़ा गन रखी गई है, हाँ तुम पे कितनी दफ़ा गन रखी गई है। नॉर्मल हमारे लिए ये चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि हाँ मॉब वायलेंस भी नॉर्मल है। अभी बीच में जब पॉलिटिकल थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को ढूंढ कर शादियों में प्लेटें मार रही जा रही हैं, गाड़ी से उतार के नंगा किया जा रहा है, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा था। मक्का मदीना में किसी को गालियाँ पड़ रही हैं, सेलिब्रेट किया जा रहा है। लंदन में पैसे देकर एक कुछ लोगों को पीछे भगाया जा रहा है जो बेचारे शायद मेंटली इल लोग हैं। अगर आप उनकी बातें सुने ना, ये जो लंदन में गाड़ियों के पीछे भाग रहे होते हैं, मेंटली इल लोग लगते हैं मुझे। एक्चुअली मुझे लगता है कि इनके इश्यूज़ हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि चलो यार दिन और तो ये कोई काम कर नहीं सकते, नौकरी इनको 10 पाउंड 20 पाउंड दे दो, यही पूरा दिन करते रहेंगे। तो इस हाल पे अगर आप कौम को ले आए हैं कि वायलेंस, मॉब वायलेंस, मास अब्यूज़ सेलिब्रेट होता है एंड इट्स अ कॉज ऑफ सेलिब्रेशन फॉर सो मैनी पीपल, डोंट बी सरप्राइज्ड देन व्हेन this turns into what it turns into a lot more frequently than it used to. So I get the fear that everybody feels. That's the same fear that I feel. कुछ होंगे लोग जो कहेंगे कि भाई तू 10 पॉइंट एजेंडा दे दिया, सोल्यूशन क्या है? तो आज फॉर अ चेंज मैं आपको सोल्यूशन दे देता हूँ, बड़ा आसान सोल्यूशन है जो सारे लोग सुन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे जो मसले हैं ये ख़त्म हो जाएं, अभी आप लोग इंटरनेट खोलें, गूगल क्रोम पे जाएं, उधर लिखें www.canada.ca, डाल दें इमिग्रेशन।